नमस्कार, कंज्यूमर किंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। साल 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 1 अप्रैल 2004 को पुरानी पेंशन योजना को बंद करके राष्ट्रीय पेंशन योजना शुरू की। लेकिन तब से लेकर अब तक करीब 20 साल होने वाले हैं, लेकिन कर्मचारी नाराज हैं। देश भर में कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था को लेकर सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं और इसी कड़ी में कांग्रेस ने भी पुरानी पेंशन का राग अलापते हुए 5 राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी है। अब 1 अप्रैल 2023 से हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना को लागू किया है, लेकिन इस योजना को लेकर जितने जोर शोर से कांग्रेस लड़ रही है, अर्थशास्त्री इस योजना को उतनी ही नाराजगी इस पर जता रहे हैं। अर्थशास्त्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया कह चुके हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम बेतुका और वित्तीय दिवालियापन के लिए एक रेसिपी है, जबकि आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव ने कहा है कि इस योजना को लागू करने का फैसला एक पीछे जाने वाला कदम होगा। आम जनता के पैसे का लाभ सीधे सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। वहीं आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने एनपीएस हर लिहाज से इसको सही बताया है और ओल्ड पेंशन स्कीम में कई खामियां बताई हैं। उन्होंने कहा कि जो भी राज्य ओल्ड पेंशन स्कीम को अपना रहे हैं, उनको भविष्य में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये थे ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कुछ रिएक्शंस जो हमने आपको बताए और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पुरानी पेंशन स्कीम राज्यों और देश के लिए आर्थिक तौर पर कितनी भारी पड़ सकती है। क्या नई पेंशन स्कीम वाकई में खराब है? आखिर कैसे नई पेंशन स्कीम को आकर्षक बनाया जाए? क्या पुरानी पेंशन स्कीम का मुद्दा सिर्फ चुनावी मुद्दा है क्या? और भी कई सारे सवाल हैं जो हम हमारे एक्सपर्ट्स के सामने रखेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। राजेश सिंह, सीनियर एडिटर 18 नाउ स्वदेश, मनीष गुप्ता, इकोनॉमिस्ट, टीएस सिंहदेव, वित्त मंत्री छत्तीसगढ़। आप सभी का स्वागत है। और मंत्री जी, आप ही के पास आऊंगी सबसे पहले, क्योंकि हिमाचल प्रदेश ने भी अब पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है। ये बताएं, छत्तीसगढ़ भी लागू कर चुकी है, तो क्या ये समझना अब आपसे जरूरी होगा कि इस स्कीम का राज्य पर किस तरह का असर आप देख रहे हैं? ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने से राज्यों की आर्थिक स्थिति अगर मैं समझना चाहूं तो कितना बोझ पड़ेगा, जरा ये समझाएं। इसमें अभी तो फाइनेंशियल बोझ नहीं होगा, सेविंग होगी, क्योंकि 10% पहले गवर्नमेंट को जमा करना होता था, अब 14% बढ़ा दिया गया था। तो 14% कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट की तरफ से जो जाता था वो हमको बचेगा। तो कम से कम 1500 करोड़ रुपया हर साल का सरकार को वर्तमान में बचेगा। तो ये गलत प्रचार किया गया है कि सरकार के ऊपर बोझ आएगा। 2075 में अगर हमारा स्टाफ बढ़ता है तो उसके अनुपात में फिर एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर चालू होगा। पर ये अभी हम 2023 में हैं और 2073 यानी 50 साल बाद जो प्रोजेक्शंस हैं, 50 साल बाद बोझ बढ़ना चालू हो सकता है। बिल्कुल। तो सर ये बताइए कि आखिर छत्तीसगढ़ में लागू ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में किन किन कर्मचारियों को लाया जा रहा है, क्योंकि 2022 के बाद वाले कर्मचारी इसमें शामिल होंगे या फिर 2004 के बाद वाले कर्मचारी? ये क्लैरिटी आप दे दीजिए। उनको ऑप्शन दिया है कि पुराने जो पेंशन स्कीम है वो अगर ऑप्ट आउट करना चाहते हैं तो जितने उनके इंस्टॉलमेंट न्यू पेंशन स्कीम में डिपॉजिटेड है वो वहां जमा रहेंगे, वो लॉकिंग पीरियड के बाद उनको मिलेंगे। नए इंस्टॉलमेंट हम नहीं देंगे, नए इंस्टॉलमेंट हम जब से वो इसको ऑप्शन देंगे तो वो लेंगे। तभी ये देखने को मिल रहा है कि कई कर्मचारी ऑप्ट कर रहे हैं, कई कर्मचारी न्यू पेंशन स्कीम को ही ऑप्ट कर रहे हैं। तो दोनों ऑप्शन ले रहे हैं लोग। चलिए, सिंह साहब आपके पास वापस आएंगे, लेकिन राजेश जी से पूरा मामला आप समझ लेते हैं, क्योंकि ये पॉलिटिकल मुद्दा भी है। अब ऐसे में समझना जरूरी है। राजेश जी, आप हमें विस्तार से समझा पाएंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स भी आप कवर करते हैं, इस पूरे मुद्दे को भी आप काफी समय से बारीकी से देख रहे हैं और ये काफी गर्म मुद्दा है। राजनीति और अर्थनीति अगर मैं समझना चाहूँ तो क्या ये मुद्दा जो है अब अर्थनीति के साथ साथ राजनीतिक ज्यादा बनता जा रहा है? क्योंकि
ऐसा नहीं है कि हमारे पास क्लियर कंसेंसस है कि किसको ओल्ड पेंशन स्कीम पसंद है, किसे नई पेंशन स्कीम पसंद है, लेकिन केंद्र सरकार तो बिल्कुल चाहती है कि हर हाल में नई पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। लेकिन ये किस और पूरा मामला अब बढ़ता हुआ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल आपने ठीक कहा। अब ये अर्थ से ज़्यादा राजनीति की तरफ जा रही है, क्योंकि पहले उसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कुछ डाटा दे दूं। जैसे 1990-91 में जो पेंशन का बोझ पड़ता था वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों पे लगभग 3000 करोड़ का था। लेकिन अगले 10 साल में अगर आप देखिए 2020-21 में आके ये केंद्र सरकार पे करीब 1,90,000 करोड़ का हो गया और राज्य सरकारों पे करीब ये 3,86,000 करोड़ का हो गया। ऐसे में ये लगने लगा, क्योंकि लोगों की लॉन्जिविटी बढ़ रही थी, लोग अगर 15-20 साल नौकरी करते थे और 50 साल पेंशन ले रहे हैं, ऐसे केसेस आने लगे थे। तो इसीलिए सभी राज्य और केंद्र ने मिलकर 1 जनवरी 2004 से डिफाइंड पेंशन स्कीम लागू कर दी थी, जिसमें आपके कॉन्ट्रीब्यूशन जो करेंगे उसको इन्वेस्ट किया जाएगा और उससे जो रिटर्न होगा उसी के आधार पर आपको पेंशन दिया जाएगा। और अगर आप देखिए तो 2004 से लेके अब तक में ऑन एन एवरेज 12 से 15% का रिटर्न भी लोगों को मिला है। तो ये एक अच्छी स्कीम थी और इसका सपोर्ट सभी ने किया था। जैसे कि मोन्टेक सिंह अहलूवालिया भी देखिए कांग्रेस के हैं, वो भी सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अब जो हुआ है धीरे धीरे खासकर हिमाचल में जब इलेक्शन हुआ तो हिमाचल में जो कांग्रेस की सरकार है उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी। राजस्थान में बोल रहे हैं और छत्तीसगढ़ में बोल रहे हैं, झारखंड में बोल रहे हैं। तो इमीडिएटली फायदा हो रहा है राज्य सरकारों को, क्योंकि उनको जो 14% एम्प्लॉइज का पैसा देना पड़ता था नेशनल पेंशन स्कीम में वो अभी उनको नहीं देना पड़ेगा। तो वो शॉर्ट टर्म में तो फायदा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कैलकुलेट करना होगा। जैसा कि छत्तीसगढ़ के जो हेल्थ मिनिस्टर ये भी बता रहे थे कि 50 साल बाद वो बढ़ेगा। तो वो चीज़ देखना होगा कि आने वाली सरकारों के लिए फिर ये बोझ हो जाएगा जो 2004 में बना था, जो पिछले सालों में धीरे धीरे कम कर दिया गया था। इसीलिए, लेकिन राजनीतिक जो आप बोल रही है वो भी हो गया है। केंद्र सरकार पे ये दबाव पड़ गया है कि जब वो हिमाचल का इलेक्शन बीजेपी हारी है तो अब केंद्र सरकार ने फाइनेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक 3 मेंबर कमेटी बना दी है कि कैसे न्यू पेंशन स्कीम को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाई जाए। वो रिपोर्ट आएगी और शायद उसमें कुछ बदलाव करेंगे। जैसी रिपोर्ट आती है उसके आधार पर तो 2024 इलेक्शन से पहले केंद्र सरकार भी कुछ न कुछ इसको लेकर जरूर आएगा। बिल्कुल। एक तरफ है राज्यों पर बढ़ता हुआ आर्थिक बोझ और एक तरफ ये बात है कि जो पेंशन रिफॉर्म्स हम चाहते हैं देश में वो नहीं हो पा रहे हैं। मनीष जी, शायद आप विस्तार से इस पर बात कर पाए, क्योंकि बहुत सारे अर्थशास्त्री तो मानते हैं कि राज्यों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा ही बढ़ेगा अगर ओल्ड पेंशन स्कीम को ही वो कंटिन्यू करें, जारी रखें। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जिस अहम और बुनियादी तौर पर मजबूत पेंशन रिफॉर्म्स की ओर हमारा देश देख रहा है वो किसी भी तरह से होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। ओल्ड पेंशन स्कीम, नई पेंशन स्कीम, हालांकि नई पेंशन स्कीम को हम देखते हैं हर वक्त सरकार और पीएफआरडीए रिन्यू करने की कोशिश करता रहता है, उसको इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो भी बहुत लोकप्रिय स्कीम हो गई है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जो बात कही कि ये मामला अर्थनीति की जगह राजनीतिक होता जा रहा है, मैं इसको टेक्निकली समझता हूं कि दरअसल फर्क क्या पड़ता है। देखिए, सरकार चलती है कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग पर और वहीं पूरे इंडिया के कॉर्पोरेट चलते हैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पर। यानी मुझे एक एम्प्लॉय की फ्यूचर क्या क्या लायबिलिटी हो सकती है साल की, इसका मुझे प्रोविजनिंग इस साल में करना ही होगा। ऐसे ही जो बंदा रिटायर होगा आने वाले सालों में उसको एक प्रोबेबिलिस्टिक थ्योरी से एक एक्चुअरियल वैल्यूएशन करा के मैं उसकी प्रोविजनिंग भी करता हूं। जब मैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग करता हूं, इसका मतलब है अगर कोई कर्मचारी 20 साल बाद रिटायर होगा तो उसके बाद जो पेंशन मिलेगी, उसकी क्या डेथ रेट होगी, उसकी क्या लास्ट सैलरी हो सकती है बेसिक पे, उसकी क्या ग्रेच्युटी बनेगी, कितना जल्दी वो प्रीमैच्योर होगा, रिटायर होगा, डेथ होगी, इन सब की एक प्रोबेबिलिटी बनाकर एक प्रोविजनिंग क्रिएट करा जाता है। सरकार वो प्रोविजन क्रिएट नहीं करती, यानी अपने आने वाले सरकारों के लिए, अपने संतानों के लिए बोझ का वॉल्यूम बहुत बढ़ाते जा रही है। इसकी वजह से सरकार, जो विजनरी सरकार है, वो ये समझ रही है ये बर्बाद होने के रास्ते पे हम लोग जा रहे हैं। अभी माननीय श्री मंत्री जी श्री टीएस सिंहदेव साहब ने कहा कि 50 साल तक ऐसा होगा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि 50 साल की बाद इंपैक्ट आएगा ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है। अभी क्या कहना चाह रहे हैं, जो पैसा हमने जमा कर लिया, यानी अभी जो हमने 20 सालों में पैसा बचाया है उसको खर्च कर लेंगे हम,
है ना, हमारी बचत हो जाएगी। यानी वही कैश सिस्टम का फायदा उठाकर हम अपने बच्चों पर बोझ डाल दें। अगर ऐसा ही होगा तो इस देश में एक समय ऐसा आएगा कि हमारे पास सिर्फ तनख्वाह देने के पीछे बच के और कुछ भी नहीं बचेगा। और शायद यही एक वजह है कि नई पेंशन स्कीम से सरकारी जॉब का जो लालच था वो घटता था। आज क्या होता है, मानो मैं 25-30 साल का हूं, मुझे सरकारी जॉब मिल गई, मैंने 60 तक जॉब की, 30 साल जॉब की, 28 साल, उसके बाद मैं 90 तक जिया। 90 तक जिया तो मैंने 30 साल पेंशन ली, और उसके बाद मेरी पत्नी को या मेरे आश्रित को सैलरी मिलेगी। और मजे की बात बताता हूं आपको, इन सब में पेंशन का कैलकुलेशन कैसे होगा, वो कैलकुलेशन होगा लास्ट ड्रॉन सैलरी से। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ एक दिन के लिए टॉप पोजीशन पर पहुंचा तो उसका इंक्रीमेंट होना था अगले दिन, सरकार ने नहीं दिया तो वो कोर्ट चला गया और कोर्ट से उसे मिला। यानी 32 साल तक का वो टॉप पोजीशन का इंक्रीमेंट लेगा जिस पर उसने सिर्फ एक दिन काम किया। यानी अगर कोई व्यक्ति मानो किसी पोजीशन पे और अपने डिपार्टमेंट का एचओडी बन जाता है, अपने पूरे डिपार्टमेंट का वो या अपने मंत्रालय का चेयरमैन बन जाता है, उसको जो चेयरमैन की सारी फैसिलिटी, उसके टॉप बेसिक वो सब मिलेगा। इन सबसे राज्यों पर और केंद्र पर जो लोड एक्यूमुलेट होगा वो इनॉर्मस हो जाएगा। अब आते हैं इसके बंटवारे पर। देखिए, जो हमारा सिस्टम है इसमें राज्य और केंद्र दोनों की अपनी अपनी जो रेवेन्यू के राइट है और दोनों के अपने अपने एक्सपेंडिचर है। वैसे में इसका बंटवारे का टर्म है वो संविधान में विधिवत दिया हुआ है, इस पर हमें और चर्चा नहीं करनी है। लेकिन जब इस देश में लोगों के पास, विपक्ष के पास मुद्दे नहीं बचते तो वह कैसे जनता को भ्रमाए, लेकिन यहाँ पर एक आगे कैलकुलेशन जी, लेकिन यहाँ पर एक कैलकुलेशन मंत्री जी भी देना चाहते हैं। तो मंत्री जी, आपसे समझना होगा मुझे ये कि कई अर्थशास्त्री, अब जैसे भी आपने सुना, कह चुके हैं कि पुरानी पेंशन से राज्यों की वित्तीय स्थिति बिगड़ेगी। उसके बावजूद भी आप लोगों ने ये स्कीम लागू की है। क्या सोच है, क्या गणित है इसके पीछे? और जिस तरह से इकोनॉमिस्ट बात कर रहे हैं, जो चिंताएं उन्होंने जाहिर की है, क्या वो आपने फैक्टर इन की है? क्या इन पर आपने गौर नहीं किया? सरकार का प्रथम कर्तव्य होता है पब्लिक सर्विसेज डिलीवर करना, और पब्लिक सर्विसेज डिलीवर करने के लिए हमारा जो मानव संसाधन होता है, एचआर हमारा है, ये माध्यम होता है गवर्नमेंट को अपनी सर्विसेज डिलीवर करने के लिए। नई पेंशन स्कीम के विरोध में बहुत सारे हमारे कर्मचारी आ गए थे और वो ये कह रहे थे कि हमको पुरानी पेंशन स्कीम चाहिए। वो उनके लिए लाभदायक थी, उनके पूरे रिटायरमेंट के लाइफ टाइम में उनको पेंशन मिलता रहता था, और उनकी मृत्यु के 5 साल बाद उनके वाइफ को या जो उनके एयर हैं उनको 5 साल तक पेंशन मिलता था। तो नए पेंशन स्कीम को देखने के बाद जो हमारे कर्मचारी हैं और उनके संगठन हैं, समूह हैं, यूनियन है, उन लोगों ने अप्रोच किया था और उनके अप्रोच पे हम लोगों ने इस प्रस्ताव को रखा और अंततः अब लागू कर दिया है। दूसरा, पेंशन एक आकर्षक योजना रहती है गवर्नमेंट की, और ये भी देखने को होता है, जैसे ब्रेन ड्रेन की बात आती है कि बहुत सारे लोग विदेश चले गए काम करने के लिए, ऐसे ही प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में भी देखने को मिलता है कि कई लोग प्राइवेट सेक्टर को भी ऑप्ट करते हैं, पर्टिकुलरली हायर ग्रेड के जो लोग होते हैं। तो उनके तरफ से जो मांग आ रही है, तो हमारा ये विचार था कि बेटर मानव संसाधन को अट्रैक्ट करने के लिए हम उनकी मांग के अनुसार, उनकी रुचि और उनकी आवश्यकता के अनुसार, उनके भविष्य के लिए, बेहतर सुरक्षित भविष्य के लिए हम ओल्ड पेंशन स्कीम में जाएं, जिसके माध्यम से हम बेटर टैलेंट को रिटेन कर सकते हैं। वरना वो कहेंगे गवर्नमेंट में तो अच्छा व्यवस्था नहीं है, हम प्राइवेट सेक्टर में चले। ये सारी बातों को ध्यान में रखा गया है। इकोनॉमिस्ट है, ये कोई एक आवाज में बात नहीं करते, कोई उत्तर की बात करेगा तो कोई दक्षिण की, कोई पूर्व की बात करेगा तो कोई पश्चिम की। ये कोई विशेषज्ञता ऐसी नहीं है कि जिसमें सबकी एक राय हो, किसी का कुछ कहना रहता है, किसी का कुछ कहना रहता है। फिर ये निर्णय हम पॉलिसी मेकर्स का रहता है कि सबकी बात सुन के जो सबसे बेहतर हो, जनहित में पब्लिक सर्विस प्रायोरिटी नंबर 1, और पब्लिक सर्विस डिलीवर करने के लिए जो हमारा मानव संसाधन है उनको बेस्ट कंडीशंस
वर्किंग कंडीशंस अवेल कराना, ताकि वो पूरी रुचि लेके शासकीय सेवा में भी आए और अच्छे से शासकीय सेवा भी करें। ये हमारी प्रायोरिटी। तो आपके मुताबिक तो अर्थशास्त्री एक मत में कभी होते नहीं है, कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। लेकिन राजेश जी, मैं प्रोडक्ट कंपैरिजन अब करना चाहती हूँ। एक तरफ ओल्ड पेंशन स्कीम, उसका कैलकुलेशन जो मनीष जी ने काफी हद तक बता दिया है, लेकिन एक नई पेंशन स्कीम जहां पर आपको महंगाई को मात देने वाले रिटर्न की काफी ज्यादा संभावना है, गुंजाइश है। मैं बस प्रोडक्ट की समझाइश चाहती हूँ आपसे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मुद्दा राजनीतिक ज्यादा बनता जा रहा है। और दूसरा ये बताएं आप कि अर्थव्यवस्था पर किस तरह का बोझ पड़ेगा अगर आप दोनों पेंशन स्कीम को एक एक करके लागू करने के बारे में समझा पाए तो। बिल्कुल, देखिए, अर्थव्यवस्था पे बोझ मैंने आपको बताया कि जो 1991-92 में राज्यों और केंद्र पे जो बोझ था वो 3,200 3,100 करोड़ का था, पेंशन का बोझ। अगले 10 सालों में ये बढ़ के केंद्र का करीब 2 लाख करोड़ और राज्यों का करीब 4 लाख करोड़ हो गया। तो ये बढ़ गया है काफी ज्यादा। और इसकी रीजंस ये है कि नौकरी में लोगों की लॉन्जिटिविटी बढ़ गई। पहले जो जब आज़ादी मिली थी तो हमारी एज 37-38 साल मैक्सिमम एज होती थी, अब लोग 80-90 साल तक जीते हैं। तो जितने दिन वो नौकरी नहीं करते हैं उतने ज़्यादा दिन पेंशन लेते हैं, उनके बाद उनकी वाइफ को पेंशन मिलता है। और जैसा कि हमारे जो इकोनॉमिस्ट है वो बता रहे हैं कि लास्ट ड्रॉन सैलरी पे पेंशन मिलता है। तो अगर लास्ट ड्रॉन सैलरी आपकी जितनी होती है उसका बेसिक का 50% पेंशन होता है। तो ओल्ड पेंशन स्कीम में ये बोझ राज्य सरकारों पर बढ़ता जा रहा था। इसी को कम करने के लिए न्यू पेंशन स्कीम लाई गई और इसमें डिफाइंड पेंशन हुआ कि जो आप कंट्रीब्यूट करेंगे उसको इन्वेस्ट किया जाएगा इक्विटी मार्केट में, और वो भी आपके चॉइस के हिसाब से कि आप कितना % इक्विटी में, कितना % डेट में लगाना चाहते हैं। उस पर जो रिटर्न मिलेगा उसके आधार पर आपको पेंशन मिलेगा। तो ये पेंशन स्कीम में जो ऑन एन एवरेज, जैसा कि मैंने बताया, 9 कंपनियां हैं जो कि इस पेंशन फंड को मैनेज करती हैं और एवरेज 12 से 15% का रिटर्न साल दर साल आ रहा है। तो ये एक अच्छा रिटर्न था जो कि महंगाई को मार रही थी। लेकिन अब जो पॉलिटिक्स आ गई है तो फिर ये ओल्ड पेंशन स्कीम से सबसे बड़ा फायदा राज्यों को ये हो रहा है कि शॉर्ट टर्म में उन्हें फायदा हो रहा है। और खासकर जैसे पंजाब जैसा राज्य है, हम बोले जिनके पास डेट जो है, जैसे पंजाब पे करीब 4 लाख करोड़ का डेट है, तो पंजाब जैसे राज्य अगर शॉर्ट टर्म पेंशन में ही करे तो उनको जो 14% जो देना पड़ता है एम्प्लॉइज का पेंशन फंड में, वो पैसा इमीडिएटली उनको नहीं देना पड़ेगा। तो वो पैसा राज्य सरकार के पास बचेगा तो उसे वो किसी और चीज में खर्च कर सकते हैं। लेकिन वो ये नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि जब ये एम्प्लॉय रिटायर करेंगे 10 साल 12 साल 15 साल के बाद, तो जो उन्हें पेंशन देना होगा, तो जो नई सरकार आएगी उनके ऊपर बोझ इमीडिएटली बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और वो उसको कैसे वहन कर पाएंगे, इसकी पॉलिसी मेजर नहीं हो पाई है। लेकिन ऑब्वियसली राजनीतिक कारण हैं। हिमाचल में बीजेपी ने इलेक्शन हार गई, उसका सबसे बड़ा रीजन यही माना जा रहा है कि वहाँ कांग्रेस ने जो है ओल्ड पेंशन स्कीम की वकालत की थी और लागू भी कर दी है। तो केंद्र सरकार पे भी ये बोझ पड़ा है। इसीलिए अभी पिछले महीने ही जो बीजेपी केंद्र सरकार जो है उन्होंने एक 3 मेंबर कमेटी बनाई है जिसको रिपोर्ट अपनी देनी है कि कैसे न्यू पेंशन स्कीम को ज़्यादा ल्यूक्रेटिव बनाई जाए या ओल्ड पेंशन स्कीम पे जाए। वो कमेटी अपना काम कर रही है। उसके रिपोर्ट आने के बाद कुछ न कुछ बदलाव होंगे 2024 इलेक्शन से पहले। कुछ ल्यूक्रेटिव बनाया जाएगा या तो न्यू पेंशन स्कीम को, या फिर ओल्ड पेंशन स्कीम को अगर लागू करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उस पर मॉडलिटीज क्लियर होगी। बिल्कुल, विस्तार से इस कमेटी और उसके पॉइंट्स पर बात करूंगी मैं आपसे, लेकिन एक सवाल मुझे लेना होगा मंत्री जी ने। मनीष जी, आपके पास मैं आऊंगी इस सवाल के बाद। मंत्री जी, कुछ राज्यों ने पुरानी पेंशन को देने के लिए अपना एनपीएस का पैसा मांगा था, लेकिन पीएफआरडीए ने कहा है कि इस पैसे पर राज्यों का दावा कानूनी रूप से मान्य नहीं है, यानी कि एनपीएस का पैसा अभी राज्यों को वापस नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में आप ये बताएं कि ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल रखने में क्या दिक्कतें नहीं आएंगी? दिक्कत नहीं, ये उनका कहना है कि हम वापस नहीं करेंगे। आज के दिन देखिए, इसमें कुछ हद तक ये अर्थशास्त्रियों के माध्यम से सरकारों की होशियारी भी होती है कि राज्य का पैसा कर्मचारी के नाम पे उन्हें अपने पेंशन फंड में जमा कर लिया और उस पेंशन फंड के विरुद्ध में लोन लेके वो केंद्र सरकार की योजनाओं को चलाते हैं। हम अगर यहाँ पेंशन स्कीम लागू करते हैं, पुरानी पेंशन स्कीम, जिसमें राज्य का जो पैसा है वो यहीं पर रहता है और राज्य के पेंशन स्कीम में जमा पैसे के ऊपर हम यहाँ से ब्याज लेके राज्य में काम कर सकते हैं। तो ये बड़े होशियार होते हैं अर्थशास्त्री, ये न्यूट्रल नहीं होते। और कई बार कुछ हैं अपनी ऑनेस्ट राय भी देते होंगे और कुछ हैं जो टेंटेड राय देते हैं। वो पहले ही से उनका पूर्वानुमान है, किसी लक्ष्य को उन्होंने साध लिया है कि हमको यही लागू करवाना है और उस बात को ध्यान में रख के करते हैं। तो ये हम पॉलिसी मेकर्स के ऊपर फिर निर्भर करता है
की बातों को समझ के जो बेस्ट ऑप्शन है उसको हम लें। मनीष जी, आपकी प्रतिक्रिया मंत्री जी के इस जवाब पर? मैं 3 बातें कहना चाहता हूँ, छोटी छोटी। सबसे पहली बात तो मंत्री जी ने कहा था कि हमें जॉब में लोगों को अटैक करने का रखना पड़ता है, नहीं तो कुछ लोग चले जाते हैं। मेरा कहना यह है, बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा, जिस सिस्टम में एक एक जॉब के लिए 10-10 हजार लोग अप्लाई करते हैं, रेलें भर जाती हों, लोग सिस्टम से जॉब छोड़ने को तैयार ना होते हों, ऐसे में उस सिस्टम में से अगर कुछ लोग अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए चले जाएं, उनके नाम पर आप ये बहाना बनाएं, मेरे को ये बहाना दमदार नहीं लगता। पॉलिसी में करें, और हम लोग तो अर्थशास्त्री हैं और जो भी नजर रखते हो, जो भी आप फाइनल करें। दूसरी बात है, आप रखिए, लेकिन इतनी हिम्मत दिखाइए कि ये जो प्रोविजनिंग है ग्रेच्युटी की और पेंशन की, प्रोजेक्टेड फ्यूचर आउटफ्लो है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू का एक्चुअल वैल्यूएशन कराकर अपने हर साल के बजट में प्रोविजन करिए और उस पैसे को सेव करिए। फिर देखते हैं कि क्या राज्यों की इतनी कैपेबिलिटी हो पाएगी कि वो इस पुरानी पेंशन को चला पाए। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, प्रोजेक्टेड फ्यूचर आउटफ्लो ऑफ पेंशन और ग्रेच्युटी, इनकी प्रेजेंट वैल्यू का एक्चुअल वैल्यूएशन करा के प्रोविजन करें। आपको आइडिया हो जाएगा कितना बड़ा वॉल्यूम जो हम फ्यूचर पे डाल रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू क्या है। एक बात। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, फिर मंत्री जी ने बड़ी सुविधा से कह दिया कि राज्य, इनकी बड़ी चालाकी है कि अर्थशास्त्रियों की मदद से वो ऐसा लेते हैं और हमारे पैसे को यूज कर रहे हैं जी। अभी अभी एडिटर साहब ने बताया कि पंजाब पर 4 लाख करोड़ का डेट है। बिल्कुल अब बिल्कुल। 100 राज्यों का डेट निकाल लीजिए, हाँ, छत्तीसगढ़ का डेट निकाल लीजिए और उसे चुका दीजिए पहले, उसके बाद आप खूब लोक कल्याणकारी योजना चलाइए। बिल्कुल बिल्कुल। इस सवाल पे प्रतिक्रिया लेते हैं मंत्री जी की, साथ ही ये भी जानते हैं कि जो कमेटी बना रखी है उस कमेटी में राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे, तो उस कमेटी में क्या आप शामिल होते हैं तो किस तरह के सुझाव देंगे मंत्री जी? सुझाव हमारा ऑप्शन है, सीधा हमारा पैसा, सरकार का पैसा, पब्लिक का पैसा जो सरकार के पास आता है वो केंद्र के पेंशन फंड में है, उसको हमको वापस कर देना चाहिए और रिटायरमेंट के समय जो कर्मचारियों ने पुराना पेंशन स्कीम ऑफ कर रखा है, रिटायरमेंट के टाइम पे हम उनको वो राशि दे सकें। अगर वो नहीं मानते हैं तो जब कर्मचारी रिटायर करेंगे तो उनका जो पैसा उनके पास जमा है वो कर्मचारियों को वापस होगा। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, वैसे तो शो पे हम इस पर बात कर ही चुके हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा क्या ये सिर्फ चुनावी मुद्दा है? क्योंकि जब कांग्रेस सत्ता में आई थी तो उन्होंने ओपीएस लागू नहीं किया और जब से विपक्ष में गई है तब से ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा उठाया जा रहा है। तो इस एनालिसिस पर, इस सच्चाई पर आप क्या कहेंगे? गवर्नमेंट रहे, कांग्रेस की गवर्नमेंट रहे, उस समय अगर निर्णय लिया हो, ये जरूरी नहीं है कि हम उसी निर्णय पर आन औलाद हम उसी पे कायम रहेंगे। समय के हिसाब से और अनुभव के हिसाब से अगर किसी पॉलिसी में चेंज लाने की आवश्यकता होती है तो चेंज लाया जाता है। अभी देखिए इकोनॉमिक पॉलिसीज में कितना चेंज आया। जब देश आजाद हुआ, कांग्रेस की सरकार थी, वो हम सोशलिस्टिक पैटर्न पे चल रहे थे। एक मिक्स्ड इकोनॉमी तो थी, लेकिन उसमें लाइसेंसिंग इत्यादि, लाइसेंसिंग राज इत्यादि इत्यादि। तो हम क्या कहेंगे कि कांग्रेस ने लाइसेंस राज शुरू में स्थापित किया था, तब कांग्रेस की सरकार बदलेगी, समय के हिसाब से जरूरी समझा गया होगा तो हमने नियंत्रण रखा। जब ये देखा कि नहीं, अब नए इकोनॉमी के हिसाब से, इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से, वर्ल्ड ट्रेड के हिसाब से, वर्ल्ड इकोनॉमी के हिसाब से अब हमको ओपन आउट करना चाहिए, लिबरलाइजेशन लाना चाहिए, तो कांग्रेस की गवर्नमेंट लिबरलाइजेशन लाई। तो एक समय कांग्रेस की ही गवर्नमेंट ने इसको अडॉप्ट किया कि ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह हम न्यू पेंशन स्कीम लाएंगे। लेकिन आज जो हमारा अनुभव है वो ये कहता है कि बहुत सारे कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम को चाह रहे हैं, वो बेटर उनके हित में है। तो उनके मनोबल को बनाए रखने के लिए और बेटर टैलेंट पर अट्रैक्ट करने के लिए हमने ओल्ड पेंशन स्कीम का ऑफर उनको दिया है कि अब आप आएंगे तो ओल्ड पेंशन स्कीम आप अडॉप्ट करना चाहेंगे, हम लागू कर रहे हैं। पॉलिटिक्स अपनी जगह है, जनहित के आधार पे अगर लोगों की संतुष्टि होती है और उसका वोट में राजनीतिक लाभ भी मिलता है तो क्यों नहीं होना चाहिए।
बिल्कुल, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि समय बदलता है, उसी तरह से नीतियां भी बदलनी चाहिए। अब देखना होगा कि जो कमेटी का गठन यहाँ पर किया जा रहा है, उसमें जो प्रतिनिधि बैठने वाले हैं राज्यों की तरफ से, वो किस तरह के निष्कर्ष पर उतरते हैं और एक पेज पर आकर जो है चर्चा को आगे ले जाते हैं। देखना होगा ओल्ड पेंशन स्कीम या नई पेंशन स्कीम किसके दावेदार ज्यादा है। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस पेशकश में आज शिरकत करने के लिए। मुझे भी इजाजत दें, नमस्कार।